कॉमर्स। आई एम हरमाइनी टंडन, योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। और आज की 10 मिनट रिविजन सीरीज में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मीनिंग: डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल टू कंप्लीट टास्क। अब डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन देना और लोगों को गाइड करना कि वो अपना टास्क कैसे कंप्लीट करे, वो किसी भी गिवन काम को किस तरह पूरा करे। डायरेक्टिंग इज इक्वल्स टू इंस्ट्रक्टिंग प्लस गाइडिंग प्लस मोटिवेटिंग प्लस लीडिंग। अब डायरेक्टिंग टोटल 4 चीज़ों से बना है। उसमें हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, सामने वाले को बताते हैं, सामने वाले को गाइड करते हैं, सामने वाले को मोटिवेट करते हैं दैट यस यू कैन डू इट, और सामने वाले को लीड करते हैं कि कैसे कैसे टास्क करना है। मुझे देखो, मैं भी ये टास्क कर रहा हूँ, तुम भी ये टास्क कर सकते हो। एग्जाम्पल्स: अ टीचर गाइडिंग स्टूडेंट्स। अब टीचर जब स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देता है तो वो बताता है कि कितने पेज का असाइनमेंट होना चाहिए, किस जगह कौन सी चीज़ होनी चाहिए, आप किस रिसोर्सेज से, कौन कौन से सोर्सेज से आप अपना जो कंटेंट है वो उठा सकते हो। तो वो ऐसे स्टूडेंट्स को हर चीज़ के मामले में गाइड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग: पहला, इनिशिएट्स एक्शन। अब प्लानिंग में जो है हम सारे प्लान्स बना लेते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में, डायरेक्टिंग में उन सारे प्लान्स को हम एक्शन की फॉर्म में लेकर आते हैं। सेकेंड, अकर्स एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट भी करेगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी करेगी और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी करेगी। तो मतलब हर लेवल पे हर सारे मैनेजर्स जो हैं वो डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थर्ड, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब जो डायरेक्टिंग है ये कभी नहीं रुकती, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक डायरेक्टिंग भी चलेगी। मैनेजर्स आएंगे, मैनेजर्स जाएंगे, लेकिन डायरेक्टिंग नहीं रुकेगी। एंड फोर्थ, फ्लोस टॉप टू बॉटम। अब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो इसमें डायरेक्टिंग जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी टॉप टू मिडिल एंड मिडिल टू लोअर। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग: पहला, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू गिव देयर बेस्ट एफर्ट्स। अब डायरेक्टिंग में जो है हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट जो है वो दे सकें और ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकें। सेकेंड, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अलाइंस एम्प्लॉय एंड कंपनी गोल्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अब जो एम्प्लॉय की हो सकता है गोल्स अलग हो और कंपनी के गोल्स हो सकता है अलग हो, बट ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें एम्प्लॉय और कंपनी के गोल्स को इकट्ठा मिलाना पड़ता है ताकि दोनों का फायदा हो और दोनों खुश रहें। थर्ड, यूनिटी ऑफ कमांड, एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। अब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें सिर्फ एक ही अपने सीनियर से ऑर्डर लेना होता है और वो उन्हीं के लिए अकाउंटेबल होते हैं। फोर्थ, एप्रोप्रिएट टेक्निक्स, मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्टाइल शुड मैच द एम्प्लॉय नीड्स। अब जो हमारे मोटिवेशन के स्टाइल होते हैं और वो लीडरशिप के स्टाइल होते हैं, ये हमारे एम्प्लॉय की नीड से मैच करने चाहिए, क्योंकि हर एम्प्लॉय की नीड अलग अलग होती है, तो हम सेम टेक्निक्स जो है वो हर एम्प्लॉय पे यूज नहीं कर सकते। फिफ्थ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग। अब जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, साफ सीधी भाषा में हम इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज को देने चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और कंपनी की जो ऑपरेशंस है वो स्मूथली फ्लो करते रहें। Sixth, use of informal organization. Recognize informal groups for better coordination. अब हमारी जो कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, हमारे फॉर्मल होते हैं और इनफॉर्मल होती है। तो हमें इनफॉर्मल ग्रुप जो है उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि उनमें जो है इंफॉर्मेशन बेटर फ्लो करती है, फास्टर फ्लो करती है। तो अगर हम उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन बेटर हो पाएगा एम्प्लॉयज़ के साथ। सेवंथ, लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फॉस्टर्स अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। अब जो हमारी लीडरशिप है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी लीडरशिप होगी तभी हमारा जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, सुकून भरा रहेगा। एंड एट, फॉलो थ्रू, रेगुलर रिव्यू इंश्योर्स प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। हमने सामने वाले का इंस्ट्रक्शन तो दे दिए एम्प्लॉयज़ को, बट हमें ये भी इंश्योर करते रहना पड़ेगा, हमें बार बार चेक करते रहना पड़ेगा कि सामने वाले एम्प्लॉय को वो इंस्ट्रक्शन समझ में आए क्लियरली और वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: पहला, सुपरविजन, ओवरसीइंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज। अब एलिमेंट्स जो हैं डायरेक्टिंग के वो 4 होते हैं: सुपरविजन होता है, मोटिवेशन होता है, लीडरशिप होता है और कम्युनिकेशन होता है। अब सुपरविजन में क्या होता है, हम पहले जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्ट तो कर देते हैं, गाइड कर देते हैं, बट उसके बाद उन्हें सुपरवाइज करना पड़ता है, उन्हें निगरानी करनी पड़ती है कि जो एम्प्लॉय है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे बात समझ आई या नहीं है। सेकेंड, मोटिवेशन, मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेट करना दैट यस यू कैन डू इट, हाउस द जोश हाई सर। थर्ड, लीडरशिप, इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज। अब हो सकता है कि कई बार जो है हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो, उनसे काम ना हो रहा हो, दे मस्ट बी हैविंग अ बैड डे। तो उसमें एक लीडर का क्या काम होता है कि वो बहुत अच्छे से उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें इंस्पायर करे, उन्हें लीड करे।
एंड फोर्थ, कम्युनिकेशन, इंश्योर क्लियर एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन फ्लो। हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो, हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो बहुत क्लियर हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप ना रहे, ताकि बिना किसी कलेश और क्योस के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग गेट्स वर्क स्टार्टेड एंड इंश्योर्स टास्क कंप्लीशन। अब हमने प्लानिंग में जो था, हमने एक थ्योरेटिकल फॉर्म में अपना प्लान बना लिया, लेकिन उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो डायरेक्टिंग ये इंश्योर करता है कि उस प्लान को हम एक्शन में लेकर आए और जो हमारे टास्क है उन्हें हम कंप्लीट भी कर पाए। सेकेंड, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, अलाइंस इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब हमने तो सामने वाले एम्प्लॉयज़ को ये बता दिया कि उन्हें क्या क्या काम करना है, अब हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, वो अपनी मौज मस्ती में काम करते रहेंगे। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो जो एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअली काम कर रहे हैं हम उन सब के काम को मिला के अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। थर्ड, यूटिलाइजेस पोटेंशियल, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट। एम्प्लॉय को यानी एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से मोटिवेट करना ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए, अपने प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे से रखें, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स अचीव हो पाए। फोर्थ, फैसिलिटेट्स चेंज, हेल्प्स एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट न्यू सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। अब हो सकता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू पॉलिसी या न्यू प्रोसीजर या कुछ भी नया चीज़, नया चेंज आए तो एम्प्लॉयज़ उसे रजिस्ट करें। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? वो इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा नाक मुँह ना चिढ़ाएं और आराम से स्मूथली जो है उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें, कोई भी कलेश ऑर्गेनाइजेशन में ना डालें। फिफ्थ, इंश्योर स्टेबिलिटी, प्रमोट्स टीम वर्क, कॉपरेशन एंड बैलेंस। अब डायरेक्टिंग क्या करता है? इंश्योर करता है कि हमारा वर्क प्लेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में पीसफुली और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इंटरेक्ट करें, टीम वर्क बहुत अच्छा हो, कॉपरेशन बहुत अच्छा हो और सब चीज़ों में बैलेंस बना रहे। Motivation. Motivation is the process of inspiring individuals to take actions and achieve goals by fulfilling their needs and desires. अब motivation क्या है? motivation एक process है जिससे हम इन लोगों को inspire करते हैं कि वो काम करें, अपनी needs और wants को fulfill करें। इसमें हमारी 3 की टर्म्स होती हैं। पहला, मोटिव। मोटिव क्या होता है? हमारी अंदर की इच्छा, हम अंदर से क्या अचीव करना चाहते हैं, हम क्या जिंदगी में पाना चाहते हैं, वो हमारा मोटिव होता है। सेकेंड, मोटिवेशन, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एक्शन टुवर्ड्स गोल्स बाय सेटिस्फाइंग नीड्स। ये वो प्रोसेस है जिससे हम लोगों को इंस्पायर करते हैं कि हाँ अब वो एक्शन करें ताकि वो अपनी जो इनर डिजायर्स हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, उन्हें फुलफिल कर पाए। एंड थर्ड, मोटिवेटर्स, टूल्स यूज्ड बाय मैनेजर्स टू इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। मोटिवेटर्स हमारे वो टूल्स होते हैं, हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें मैनेजर्स यूज करके सामने वाले एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो सके। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। पहला, इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल फीलिंग है, हमें खुद से आती है, हमारी पर्सनल डिजायर से, हमारी पर्सनल नीड से ये फीलिंग जो है वो आती है। सेकंड, गोल ओरिएंटेड, लीड्स टू बिहेवियर्स एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब मोटिवेशन से जो है वो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं जिससे हम जिस चीज़ को, जिस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं हम उसे पूरा कर लेते हैं, तो इसलिए ये गोल ओरिएंटेड होती है, ये हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। थर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स। अब हमारी मोटिवेशन जो हो सकती है वो दोनों तरीके से हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। जब हमें रिवॉर्ड्स देके मोटिवेट किया जाता है तो वो हमारी पॉजिटिव मोटिवेशन होती है, लेकिन अगर हम कोई काम गलत तरीके से करें और हमें पनिशमेंट मिले ताकि हम वो काम सही तरीके से बाद में करें और कभी भी उसे गलत तरीके से ना करें, तो वो जो पनिशमेंट होती है वो हमारी नेगेटिव हो सकती है। कॉम्प्लेक्स, varies based on individual expectations and reactions. अब सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सारे लोग हैं, उनकी नीड अलग अलग होती है, उनकी वांट्स अलग अलग होती हैं, तो मोटिवेशन जो है वो अलग अलग एम्प्लॉय पे डिपेंड करती है कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पहला, improves performance, satisfies employee needs leading to optimal performance. अब डायरेक्टिंग की पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि वो परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करता है, वो जो एम्प्लॉय की है वो एम्प्लॉय की नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करता है, जिससे एम्प्लॉय खुश होकर अपना बेस्ट काम देता है, अपना बेस्ट प्रोडक्टिविटी देता है, बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सेकेंड, चेंजेस एटीट्यूड्स, कन्वर्ट्स नेगेटिव एटीट्यूड्स इनटू पॉजिटिव वंस। अब डायरेक्टिंग में इतनी शक्ति होती है कि वो एम्प्लॉयज़ के नेगेटिव एटीट्यूड्स को, कलेशी एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड हैप्पी एटीट्यूड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड, रिड्यूसेस टर्नओवर, हेल्प्स रिटेन एम्प्लॉयज, सेविंग रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। अब डायरेक्टिंग जो है वो हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए, और जब एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे नहीं तो उससे हमारे बार बार नए नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने की कॉस्ट बच जाएगी।
reduces absenteeism. Motivated employees attend work regularly. अब जब हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे, उनमें काम करने का जोश रहेगा, तो वो रोज ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, ज़्यादा छुट्टी नहीं लेंगे, और इससे हमारा जो एब्सेंटिज्म है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. एंड फिफ्थ, स्मूथ चेंज encourages acceptance of changes through perceived rewards. अब हमारी जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नए चेंजेस आते हैं, तो हो सकता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसे एक्सेप्ट ना करें. तो डायरेक्टिंग क्या करता है, उनके उस एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करता है, हेल्प करता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा नानुकुर ना करें और जो चेंजेस हैं उन्हें स्मूथली एक्सेप्ट कर पाएँ. मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. अब अब्राहम मैस्लो जो थे वो हमारे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने हमें 5 लेवल्स ऑफ नीड्स के थ्रू हमें मोटिवेशन करना सिखाया था, और इसे हम कहते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. उन्होंने जो किसी भी एम्प्लॉय की नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. पहला था बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड सैलरी. सबसे पहले जो नीड जो है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है वो होती है उसके फूड की. बेसिक नीड मतलब उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, शेल्टर उसके सर पे एक छत हो, और उसे एक बेसिक, और ये सब पूरा करने के लिए उसे एक बेसिक सैलरी चाहिए होती है, उसे बेसिक सैलरी मिल जाए. अब ये सब जब उसके पास उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई, तो अब उसे नेक्स्ट क्या चाहिए, अब उसे चाहिए कि मेरी जॉब सिक्योरिटी हो, मेरी जॉब स्टेबिलिटी हो, कि मतलब ऐसा ना हो कि कल ही मेरे को ऑर्गेनाइजेशन मेरी जॉब से निकाल दे. तो अब वो मोटिवेट होता है ताकि वो अच्छा काम करे, ताकि उसे जॉब सिक्योरिटी मिले, जॉब में उसे उसकी स्टेबिलिटी मिले. अब जब उसे जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई, उसे जॉब स्टेबिलिटी भी मिल गई, तो अब उसे क्या मोटिवेट करेगा, अब उसे मोटिवेट करेंगी हमारी बिलोंगिंगनेस नीड्स. मतलब जहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे उसका हाल चाल पूछे, उससे अच्छे से बात करें, उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हों, और बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क प्लेस एनवायरनमेंट रहे. अब जब उसे ये सारी नीड्स भी मिल गई, अब क्या मोटिवेट करेगा उसे, अब उसे मोटिवेट करेंगे एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स क्या होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, उसे रिस्पेक्ट दी जाए, उसके बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में वाहवाही की जाए, वो होती हैं उसकी सेल्फ एस्टीम नीड्स. अब उसने बहुत ज़्यादा काम किया, उसे रिकग्निशन भी मिल गया, उसे प्रेज भी मिल गई, उसे रिस्पेक्ट भी मिल गई. अब क्या, अब उसे क्या चीज़ मोटिवेट करेगी, अब लास्ट चीज़ जो उसे मोटिवेट करेगी वो होगी उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. मतलब अब उसे अंदर से वो जीवन में सुप्रीम मोस्ट में क्या चाहता है, उसका टारगेट क्या है, वो अपने करियर में कौन कौन सी चीज़ें अचीव करना चाहता है, ये आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. यानी कि अचीविंग पर्सनल ग्रोथ एंड पोटेंशियल, मतलब अपनी पोटेंशियल का जो है उसके टॉप पे पहुंच जाओ, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो टॉप की कर दो. तो ये होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. अब मैस्लो जी ने क्या कहा था, मैस्लो जी ने ये कहा था कि पीपल एक्ट बेस्ड ऑन अनसेटिस्फाइड नीड्स. लोग किस बेसिस पे काम करते हैं, जब उनकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई होती, जब उनकी ज़रूरतें सेटिस्फाई नहीं हुई होती, तो उस बेसिस पे वो मोटिवेट होते हैं और अपना काम करते हैं. नेक्स्ट, needs to follow a hierarchy and one moves up only after satisfying lower level needs. अब मैस्लो जी ने ये भी कहा था कि एम्प्लॉय जो है वो पहले अपनी नीचे लेवल वाली नीड पूरा करेगा, जब वो नीड पूरी होगी तभी वो ऊपर जाएगा. अगर नीचे वाली नीड पूरी नहीं हुई, अपनी बेसिक नीड नहीं पूरी हुई, तो वो ऊपर नहीं जाएगा. वो एक लेवल की नीड कंप्लीट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, वो कंप्लीट करेगा, फिर ऊपर जाएगा. नेक्स्ट, incentives. Incentives are measures used to motivate employees to perform better. इंसेंटिव्स क्या है, इंसेंटिव्स हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें यूज़ करके हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें. अब इंसेंटिव्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारे वो इंसेंटिव्स होते हैं जिसमें हम मनी का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं. अब इसमें आता है हमारा पहला पे एंड अलाउंसेस. बेसिक सैलरी, जो हमें सैलरी मिलती है, जो हमें अलाउंसेस मिलते हैं, और जो हमें रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारा इंक्रीमेंट होता रहता है, हमारा प्रमोशन होता रहता है, वो हमारा पेज एंड अलाउंसेस का पार्ट होता है. सेकेंड, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स. अब आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट्स मिले होते हैं, कि जैसे एक एम्प्लॉय को टारगेट मिला हुआ है कि उसे 50 पीसेस एक दिन में प्रोड्यूस करने हैं. अगर वो 50 से कम प्रोड्यूस करता है तो उसे 40 रुपीज़ पर पीस मिलेगा. अगर वो 50 to 100 करता है तो उसे 60 रुपीज़ पर पीस मिलेगा. और अगर 100 से भी ऊपर करता है तो उसे 100 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से पेमेंट मिलेगी. तो ये होता है हमारे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स. थर्ड, बोनस. अब हमारी सैलरी के ऊपर जो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है वो हमारा बोनस होता है. प्रॉफिट शेयरिंग. एम्प्लॉय शेयर इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स टू बूस्ट परफॉर्मेंस. अब कभी कभी जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं हो रहे होते तो एम्प्लॉयर क्या करता है, जो उनका हेड होता है वो क्या करता है, उन्हें कहता है चलो ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी प्रॉफिट होगा ना उसका एक फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट तुम्हारा. अब जब एम्प्लॉयज़ को ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैंने बहुत बढ़िया काम किया और ऑर्गेनाइजेशन को कोई डील मिल गई और उससे जितना भी प्रॉफिट होगा उससे फिक्स परसेंटेज तो मेरे पास आने वाला है, तो इससे एम्प्लॉय जो होता है वो मोटिवेट होता है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है.
फिफ्थ, को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शंस। अब एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को कहते हैं कि आपको हम कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो कम प्राइस में दे देंगे। अब जब एम्प्लॉयज कंपनी के शेयर्स कम प्राइस में खरीद लेगा तो वो कंपनी का एक पार्शियल ओनर बन जाएगा। अब आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एम्प्लॉय काम करते हो तो हो सकता है आप इतना अच्छे से मन से काम ना करो, बट अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्शियल ओनर बन जाते हो तो आप उसे प्रॉफिट्स दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो इससे एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। सिक्स्थ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब जो हमारा प्रोविडेंट फंड आता है, हमारा पेंशन आता है, हमारी ग्रेचुटी फंड्स आते हैं, ये सारे हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। जब किसी एम्प्लॉय को ये पता है कि मुझे रिटायर होने के बाद भी मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे इतने सारे बेनिफिट्स दे रही है, तो वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जितना टाइम काम करता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। एंड सेवंथ, परक्विजिट्स, बेनिफिट्स लाइक कार अलाउंस, हाउसिंग एंड मेडिकल एड। ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एम्प्लॉयज़ को कार के लिए भी, पेट्रोल के लिए भी खर्चा देती हैं, उनके रेंट भी देती हैं, उनका घर का खर्चा भी देती हैं और मेडिकल इंश्योरेंसेस भी करा देती हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो परक्विजिट्स में आती हैं। नेक्स्ट, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब हर बार जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पैसा तो नहीं लौटा सकती है एम्प्लॉयज़ पे उन्हें मोटिवेट करने के लिए, तो वो कभी कभी अदर फैक्टर्स का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है। अब इसमें पहला आता है स्टेटस, मतलब एम्प्लॉय की जब जॉब में उसके ऑर्गेनाइजेशन में रैंकिंग बढ़ेगी, उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी, तो उसे रिकग्निशन मिलेगा, उसे प्रेज मिलेगी, उसे वाहवाही वो सारी बटोर लेगा। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो एम्प्लॉय का भी मन करेगा कि वो रोज़ ऑर्गेनाइजेशन में आए और अच्छे से काम करे। थर्ड, करियर एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉय अच्छे से सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा जहां उसे पता होगा कि उसे करियर में ग्रोथ हो सकती है, उसका प्रमोशन हो सकता है और उसे जो है वो करियर एडवांसमेंट मिल सकती है। फोर्थ, जॉब एनरिचमेंट। अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेम टास्क कर करके ना बोर हो जाते हैं, तो कंपनीज क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उन्हें अलग अलग टास्क दे देती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जब वैरायटी ऑफ टास्क हो जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अलग अलग टास्क को हैंडल करने में भी केपेबल हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा बोर भी नहीं होते। फिफ्थ, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड परफॉर्मेंस। अब जब एम्प्लॉय काम करता है और उसके जो काम है उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसे उसके काम पे तारीफ की जाती है, उसे प्रेज बहुत ज़्यादा की जाती है, उसे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, तो एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। सिक्स्थ, जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू इंक्रीज मोटिवेशन। जब एम्प्लॉय को पता होगा कि मेरी यहाँ पे जॉब स्टेबल है, मुझे कल ही यहाँ से नहीं निकाल देंगे, तो वो अच्छे से काम बहुत ज़्यादा करेगा, उसे बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन आएगी काम करने की। सेवंथ, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ना सपोज मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मुझे बताया जा रहा है, मुझे मेरा सीनियर ऑर्डर दे देता है और मैं सिर्फ उस ऑर्डर को फॉलो करती हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगेगा ना मेरी तो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है, सुपीरियर वाला जो है वो मुझे ऑर्डर दी जा रहा है और मैं गधों की तरह काम करी जा रही हूँ। बट अगर वही जो ऑर्गेनाइजेशन है मुझे बुलाए कि आप आओ और आप हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करो, तो मुझे भी बड़ी अंदर से अच्छी सी फीलिंग आएगी कि हाँ मेरे ओपिनियन की यहाँ पे मैटर है, मेरा ओपिनियन मैटर करता है और मेरी बात यहाँ पे सुनी जाती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाऊंगी और बहुत ज़्यादा अच्छा अपना परफॉर्मेंस दूंगी। एट्थ, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इंक्रीज ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोटिवेशन। अब एम्प्लॉय को जब आप काम करने की आज़ादी दे देते हो, डिसीजन लेने की आज़ादी दे देते हो, तो एम्प्लॉय जो है वो अच्छा फील करता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। लीडरशिप, leadership is the process of influencing and motivating people to work towards organizational goals. अब लीडरशिप क्या है, लीडरशिप वो प्रोसेस है जिससे हम सामने वाले एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे एनकरेज करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करे ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर पाए। फीचर्स ऑफ लीडरशिप, पहला, इन्फ्लुएंस, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर। लीडरशिप का पहला और फॉरमोस्ट फीचर ये है कि हम सामने वाले का जो बिहेवियर है, जो उसका एटीट्यूड है, उसे चेंज कर पाए, उसे इन्फ्लुएंस कर पाए। सेकेंड, बिहेवियर चेंज, एम्स टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। अब लीडरशिप से क्या करती है, लीडरशिप सामने वाले के बिहेवियर में चेंजेस लेके आती है। अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर का है तो उसे पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट करती है, अगर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहता है तो उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड एनकरेज सा फील करवाती है। थर्ड, इंटरपर्सनल रिलेशंस, फोकसेस ऑन रिलेशनशिप्स बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। लीडरशिप जो है वो लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि अगर इन दोनों का रिलेशनशिप होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अच्छे से अचीव हम कर पाएंगे। फोर्थ, गोल अचीवमेंट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब लीडरशिप का मेन फोकस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे स्मूथली कंप्लीट हो जाए। फिफ्थ,
कंटिन्यूस प्रोसेस, लीडरशिप इज ऑनगोइंग एंड इवॉल्विंग। लीडरशिप जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता ही रहता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक लीडरशिप भी चलेगी। लीडर्स आएंगे, लीडर्स जाएंगे, लेकिन लीडरशिप वहीं रहेगी और इवॉल्व होती रहेगी टाइम के साथ। अब लीडरशिप स्टाइल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, लेजर-फेयर एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल। अब ऑटोक्रेटिक में क्या आता है, लीडर गिव्स ऑर्डर्स, एक्सपेक्ट ओबीडियंस। लीडर जो है वो ऑर्डर देता है और ये एक्सपेक्ट करता है जो सामने वाला एम्प्लॉय है वो मेरी बात मानेगा। सेकंड, क्विक डिसीजन सूटेबल फॉर अर्जेंट और हाई प्रोडक्टिविटी सिचुएशन। अब जब लीडर जो है वो सामने वाले की सुनेगा ही नहीं, अपनी मन मर्जी करेगा, तो डिसीजन भी क्विक लेगा। अभी उसके दिमाग में कोई चीज़ आई और उसने जो है वो डिसीजन ले लिया। अब ये जो है ये किस सिचुएशन के लिए बेटर रहता है, जहाँ पे हमें अर्जेंट सिचुएशन हो या हाई प्रोडक्टिविटी काम करवाना हो, तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल बेनिफिशियल हमें रहता है। थर्ड, लिमिटेड इनपुट फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। ये वाला लीडर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स की नहीं सुनता, बहुत ही कम सुनता है और करता अपनी मर्जी की है। सेकंड, लेजर-फेयर स्टाइल, लीडर गिव्स फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट टू मेक डिसीजन। अब इस स्टाइल में जो है वो लीडर क्या है, अपने सबॉर्डिनेट्स को आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है कि वो डिसीजंस ले पाए। सूटेबल फॉर स्किल्ड टीम्स दैट वर्क इंडिपेंडेंटली। अब ये किस टाइप की टीम्स के लिए, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, ये उन टाइप्स की टीम्स के लिए बेनिफिशियल है जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, टीम मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं और डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। काम जो है वो अपने सारे टास्क जो हैं वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं है, उन्हें किसी से बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लीडर्स ऑफर सपोर्ट व्हेन नीडेड। अब ऐसा भी नहीं है कि लीडर्स उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ देता है, कभी हेल्प ही नहीं करता। नहीं, जब टीम को ज़रूरत होती है तो लीडर आके अपना इनपुट देता है और उनकी हेल्प करता है। थर्ड, डेमोक्रेटिक स्टाइल, लीडर्स इन्वॉल्व टीम इन डिसीजन मेकिंग। अब डेमोक्रेटिक स्टाइल में लीडर जो है वो टीम को अपने साथ बिठाता है और उनका इनपुट लेता है और उस बेसिस पे जो है डिसीजन वो लेता है। सेकेंड, encourages टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर आइडियाज़। ये डेमोक्रेटिक स्टाइल में जो है हम टीम वर्क को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं और हमें सामने वाले की जो आइडियाज़ हैं उनकी कदर रहती है, हम उसे सुनते हैं और उस पर गौर भी करते हैं। थर्ड, कॉमन इन मॉडर्न वर्क प्लेस वेयर कोलैबोरेशन इज वैल्यूड। डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो हमारी मॉडर्न वर्क प्लेसेस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। क्यों बहुत ज़्यादा सूटेबल है? क्योंकि वहाँ पे कोलैबोरेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है। नाउ, कम्युनिकेशन। Communication is the exchange of ideas, facts, feelings, etc. to create a common understanding. अब communication में क्या है? Communication का मतलब है हमारे ideas को, facts को, feelings को, information को, data को exchange करना ताकि एक mutual understanding, एक common understanding develop हो पाए। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहला, सेंडर, जो अपने थॉट्स, जो अपने आइडियाज़, जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है उसे हम सेंडर कहते हैं। मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा, जो फीलिंग्स, जो आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं उसे हम मैसेज कहते हैं। थर्ड, एनकोडिंग, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। जब हम मैसेज जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हम सेंड कर रहे हैं, उसे जब हम कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स में, कम्युनिकेशन सिंबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। फोर्थ, मीडिया, अब हमारा जो मैसेज है वो किस चैनल के थ्रू, किस पाथवे के थ्रू जा रहा है। हो सकता है वो रिटर्न हो सकता है वो फेस टू फेस हो सकता है वो फ़ोन के थ्रू भेजा हो, तो जिस भी मीडियम के थ्रू हम भेजते हैं उसे हम मीडिया कहते हैं। फिफ्थ, डिकोडिंग, कन्वर्टेड the encoded symbols back to understand the message. अब हमने मैसेज को एनकोड कर दिया था, एक स्पेसिफिक सिंबल्स में, कम्युनिकेशन सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब उन कम्युनिकेशन सिंबल्स को वापस से नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जिसमें जो मैसेज भेजा गया था उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। एंड सिक्स, रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन, जिसने वो आइडियाज, फीलिंग्स, फैक्ट्स जिसे भेजे गए होते हैं, जो रिसीव करता है वो रिसीवर होता है। फीडबैक, एक्शंस इंडिकेटिंग रिसीट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। अब मुझे मैसेज मिल गया, मैंने समझ भी लिया, मैंने उसे अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब आगे से मैं उसे फीडबैक, मैं उससे सामने, मैं एक्शंस कुछ ऐसे करूं जिससे सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ, सामने वाले तक मैसेज पहुंच गया है और उसने वो समझ भी लिया है, उसे हम फीडबैक कहते हैं। एंड लास्ट, नॉइस, hindrances in communication such as poor connections, misunderstandings और distraction। अब जब हम communicate कर रहे होते हैं चीज़ें तो बीच में बहुत ज़्यादा hindrances आती हैं, obstacles आते हैं, रुकावटें आती हैं। कैसे, किस फॉर्म में आ सकती हैं? हम मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं बट जो कनेक्शन है, नेटवर्क है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। मैंने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ समझ लिया, सामने वाला मुझे कुछ समझा रहा था और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो ये जो हमें हिंड्रेंसेस होते हैं, हमारी जो रुकावटें होती हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, वो नॉइस कहलाती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, पहला, कोऑर्डिनेशन अलाइंस टीम एफर्ट्स एंड गोल्स। अब जब हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, क्लियर होगी, बढ़िया होगी, तभी हमारे टीम एफर्ट्स जो हैं वो अलाइन कर पाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ। सेकेंड, डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर साउंड डिसीजंस।
अब जब हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए हमारे पास वेरीफाइड डेटा होना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम डिसीजन जो है वो सही ले पाएँ, तो उसमें कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थर्ड, एफिशिएंसी इंश्योर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स। अब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, हमने जो मैसेज दिया है वो सामने वाले तक क्लियरली पहुंचना चाहिए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप नहीं रहना चाहिए। फोर्थ, लीडरशिप बिल्ड्स ट्रस्ट एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। अब कम्युनिकेशन जो है उसमें लीडरशिप भी होनी चाहिए, मतलब वो सामने वाले में ट्रस्ट क्रिएट करे और एम्प्लॉयज को हम मोटिवेट कर पाए, उन्हें लीड कर पाए। फिफ्थ, पीस एंड कोऑपरेशन रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्प्रूव टीम वर्क। कम्युनिकेशन को इंश्योर करना चाहिए कि टीम्स के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में आपस का कलेश कम हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशन है वो स्मूथली हो जाए और हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। अब हमारी कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, दिस इज द ऑफिशियल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेजिग्नेटेड चैनल्स। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके रिकॉग्नाइज चैनल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ऑफिशियली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट कैन हैपन थ्रू 3 तरीके से हो सकती है, पहली अपवर्ड, सेकंड डाउनवर्ड, थर्ड हॉरिजॉन्टल। अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर। अब जब इंफॉर्मेशन जो है वो सबऑर्डिनेट से सीनियर की तरफ, जूनियर से सीनियर की तरफ फ्लो करती है तो उसे हम अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकंड, डाउनवर्ड, जब जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इंफॉर्मेशन है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आती है, वो हमारा डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एंड थर्ड, हॉरिजॉन्टल, अब 2 एम्प्लॉयज हैं, 2 मैनेजर्स हैं, सेम लेवल पे हैं और उन्हें ऑफिशियली कुछ बात करनी है तो वो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू बात कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, this is a casual communication outside formal channels often called grapevine. It spreads quickly and in all directions. अब ज़रूरी तो नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन ही बात के उसमें बात करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि दिन भर वो जो है वो सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड बात, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल से रिलेटेड बात करते रहेंगे। नहीं, वो थोड़ी अपनी पर्सनल भी बात करेंगे, वो हो सकता है स्पोर्ट्स की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, मूवीज़ वगैरह के बारे में बात करें। तो जब वो अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड बात ना करके कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, बियॉन्ड वर्क प्लेस बात करते हैं, बियॉन्ड फॉर्मल चैनल बात करते हैं, तो हम उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेपवाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बहुत तेजी से और सारे डायरेक्शंस में फैल जाती है। एग्जाम्पल, चैटिंग इन द कैफेटेरिया डिस्कसिंग रूमर्स। अब जब सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो कैफेटेरिया में बैठ के आपस में डिस्कशंस करते हैं, रूमर्स फैला देते हैं, तो ये सारे हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? रैपिड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर्स गॉज रिएक्शंस। अब जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसमें जो कम्युनिकेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया चेंज आया होता है, कोई नई पॉलिसी आई होती है, तो उससे रिलेटेड जब एम्प्लॉयज़ आपस में बैठ के इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो मैनेजर्स जो हैं उनके रिस्पॉन्सेज, उनके फीडबैक, उनके रिएक्शन बहुत जल्दी निकाल सकता है। एंड कॉन्स यानी उनके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? कैन लीड टू र्यूमर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जब इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी फ्लो करेगी तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन र्यूमर भी हो और वो इन्फॉर्मेशन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे। टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, सिंगल चेन कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। अब जब फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, फिर उसके सबऑर्डिनेट, फिर उसके सबऑर्डिनेट की फ्लो में जाती है तो उसे हम सिंगल चेन कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड, व्हील, ऑल कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वन सेंट्रल फिगर। अब सपोज 4 एम्प्लॉयज हैं, उन्हें आपस में बात करनी है लेकिन वो किसी एक सिंगल पर्सन के थ्रू, सेंट्रल फिगर के थ्रू ही बात कर सकते हैं तो उसे हम व्हील कम्युनिकेशन कहते हैं। थर्ड, सर्कुलर, इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स इन अ लूप अमंग एडजेसेंट मेंबर्स। अब जैसे मैंने अपने बराबर वाले को इन्फॉर्मेशन दी, उसने अपने बराबर वाले को दी, उसने अपने बराबर वाले को दी, उसने अपने बराबर वाले को दी, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है वो लूप में चलती है, एक सर्कल में चलती है, उसे हम सर्कुलर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहते हैं। फोर्थ, फ्री फ्लो, एवरीवन कम्युनिकेट्स फ्रीली विद ईच अदर। एम्प्लॉयज आपस में बैठे हैं और वो किसी से भी फ्रीली जो है वो बात कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ इससे बात करना, इससे नहीं बात करना, तो उसे हम फ्री फ्लो कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड लास्ट, इन्वर्टेड वी, अ सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट्स विद बोथ देयर सुपीरियर एंड देयर सुपीरियर सुपीरियर। अब मैं जो हूँ अपने सुपीरियर से तो कम्युनिकेट कर ही सकती हूँ, बट मैं अपने सुपीरियर के सुपीरियर से भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ, तो वो हमारा इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन,
सिंगल स्ट्रैंड, वन पर्सन टॉक्स टू अनदर इन अ सीक्वेंस। मैं मिस ए हूँ, मैं मिस्टर बी से बात कर सकती हूँ, मिस्टर बी मिस्टर सी से बात कर सकता है, मिस्टर सी मिस्टर डी से बात कर सकता है। जो जब सिर्फ एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने से बराबर वाले के साथ एक सीक्वेंस में बात कर सकते हैं, उसे हम सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड, गॉसिप, वन पर्सन शेयर्स विद एवरीवन। अब मैं बैठी, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सबके साथ शेयर कर दी, तो उसे हम कहेंगे गॉसिप। थर्ड, प्रोबेबिलिटी, रैंडम शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उसे रैंडमली किसी के साथ भी शेयर कर दिया, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। फोर्थ, क्लस्टर, शेयरिंग विद इन अ ट्रस्टेड ग्रुप। अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरा एक फ्रेंड सर्कल होगा, एक एम्प्लॉयज़ का ग्रुप होगा जिसमें मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँगी। तो मैं जब उस ग्रुप में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँगी, तो उसे हम क्लस्टर कहेंगे। एंड क्लस्टर कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके जो डायग्राम्स है वो नीचे दिए गए हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अब हमारी कम्युनिकेशन स्मूथली हर बार नहीं हो सकती, उसमें बैरियर्स भी आते हैं। पहला बैरियर, सिमेंटिक। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? मिसअंडरस्टूड वर्ड्स, मैंने कुछ और बोला, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया। अनक्लियर मैसेजेस, मैंने जिस लैंग्वेज में मैसेज भेजे वो शायद सामने वाले को उतने क्लियर नहीं हो पाए, उसे बहुत क्लियरली क्रिस्टल क्लियरली समझ नहीं आए मैसेजेस। एंड टेक्निकल जार्गन, अब मुझे पता है कि मैं सामने वाले को इतनी टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आती, बट मैंने स्टिल उसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज भेज दी, अब उसे कुछ भी मेरा मैसेज पल्ले नहीं पड़ रहा। सेकेंड, साइकोलॉजिकल, प्रेजुडिसेस, लैक ऑफ अटेंशन एंड डिस्ट्रस्ट। अब मैं सामने वाले पे ट्रस्ट ही नहीं करती, तो वो भी जब मुझे कोई भी मैसेज देगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करेगा, तो मैं डेफिनेटली उसके मैसेज और इन्फॉर्मेशन पे भी विश्वास जो है वो नहीं करूँगी। और हो सकता है कि सामने वाला मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहा हो, बट मेरा जो है ध्यान उसकी बात पे नहीं है, तो उसमें लैक ऑफ अटेंशन भी है, वो बहुत ज़्यादा एक बैरियर हो सकता है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन, रिजिड रूल्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड स्टेटस गैप। अब हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ वहाँ के रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हों, वहाँ का जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, और जो स्टेटस है मतलब मैनेजर और जूनियर के बीच में गैप इतना है कि वो ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। फोर्थ, पर्सनल, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स। अब हो सकता है मेरे पास एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया हो, बट मैं सामने वाले के साथ वो आइडिया शेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरा आइडिया अच्छा है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं सामने वाले को बोलूँ कि मेरे पास एक धांसू आइडिया है और मेरा आइडिया सुनो। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, अब हो सकता है मेरे पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ की भरमार हो, लेकिन कंपनी मुझे, ऑर्गेनाइजेशन मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड ही नहीं कर रही है कि मैं उन्हें इतनी अच्छी आइडियाज़ दूँ, उन्हें इतनी अच्छी बातें बताऊँ, तो मैं जो जाके हैं वो ऐसी बात शेयर नहीं करूँगी, उनके साथ अच्छे इनोवेटिव बढ़िया ब्रिलियंट आइडिया शेयर नहीं करूँगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। अब हम अपनी कम्युनिकेशन जो है उसे इम्प्रूव कैसे कैसे कर सकते हैं? पहला, क्लैरिफाइंग आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेटिंग। अपने कम्युनिकेशन करने से पहले, आइडियाज़ को शेयर करने से पहले आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली बता दो, उन्हें क्लैरिफाई कर लो। सेकेंड, एडजस्ट मैसेज टू रिसीवर्स नीड। अब मुझे पता है कि सामने वाला फ्रेंच नहीं समझ सकता, तो वो इंग्लिश समझ सकता है या हिंदी समझ सकता है, तो वो जिस लैंग्वेज को समझ सकता है मैं उसे उस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करूँ, ना कि उसे जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच वगैरह में मैसेज भेजती रहूँ। थर्ड, कंसल्ट अदर्स बिफोर बेटर एक्सेप्टेंस। अब मेरे को सपोज सामने वाले को कोई आइडिया देना है, तो मैं आपस में किसी और के साथ पहले कंसल्ट कर लूँ कि मेरा आइडिया बढ़िया है, शेयर करने के लायक है, ताकि मैं अच्छे आइडिया को एक बहुत एफिशिएंट वे में शेयर कर पाऊँ। फोर्थ, माइंड, लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। अब मुझे कम्युनिकेट करते हुए अपनी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मैं बहुत ज़्यादा रूड ना साउंड करूँ, मुझे अपनी टोन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और मुझे कंटेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा कंटेंट सामने वाले के ऑफेंसिव ना हो। फिफ्थ, फोकस ऑन वैल्यू टू रिसीवर। मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा जो मैसेज है वो कितना ज़्यादा वैल्यू रखता है सामने वाले के लिए। सिक्स्थ, सीक फीडबैक फॉर क्लैरिटी। अब मैंने सामने वाले को कम्युनिकेट कर दिया, बट मुझे सामने वाले से फीडबैक भी लेना पड़ेगा ये समझने के लिए कि उसे मैसेज जो है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली समझ आई या नहीं आई, या वो अभी भी अपनी दुनिया में चल रहा है। सेवेंथ, अलाइन विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर गोल्स। जो कम्युनिकेशन जो है उसे प्रेजेंट और फ्यूचर गोल्स दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठा के फोकस करना चाहिए। 8,
फॉलो अप ऑन इंस्ट्रक्शंस। मैंने सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस दिए तो मुझे बाद में ये भी सुपरवाइज करना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि वो उन इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड 9th, लिसन एक्टिवली टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। अब सामने वाला जब मुझे कोई भी कम्युनिकेशन मेरे साथ कर रहा है, मुझे कोई भी मैसेज जो है वो डिलीवर कर रहा है, तो मुझे बहुत अटेंटिवली, बहुत ध्यान से उसकी जो बात है उसे सुनना चाहिए, ताकि मेरे को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मैं उसका मैसेज जो है वो बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाऊँ, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो बहुत अच्छे से स्मूथली जो है वो अचीव हो पाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, और आज हमने चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग फिनिश कर लिया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर और रिगार्डिंग एनी चैप्टर इन बिजनेस स्टडीज और FMM, you can comment in the comment section and we will try to resolve all your doubts and queries as soon as possible. And all the best for your exams, all the best for your preparation, and bye bye.